जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन्स लाइब्रेरी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अवध की तरफ। ठीक है दोस्तों। और पिछले वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अवध और मैसूर। ठीक है दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने विदेशी कंपनियों का आगमन और बंगाल ये सब मैं बता चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो पीछे बैक जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में, अवध और मैसूर। ठीक है दोस्तों। तो आइए अवध को देखते हैं। अवध अवध जो अभी कहाँ है, तो अवध अभी वर्तमान में आपका यूपी के एक भाग का नाम है। वर्तमान में कहाँ पे है अवध? यूपी में एक भाग का नाम है, जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। जिसको क्या कहते हैं? प्राचीन काल में हम लोग कौशल कहलाता था, और इसकी राजधानी अयोध्या थी। ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान समय में ये अयोध्या ज़िले में ही है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग अवध पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा कहानी सुन लेते हैं, फिर इसको आगे ये सबको रीड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अवध का स्थापना आपका 1722 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। अवध का स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया था। ठीक है दोस्तों। और मुगल बादशाह के समय ही जो मतलब उस समय कौन थे? मुगल बादशाह आपका मोहम्मद शाह थे। ठीक है। तो मोहम्मद शाह से उस समय ये अलग हुआ था। ठीक है। और उस समय इसकी राजधानी लखनऊती थी। ठीक है दोस्तों। और फिर इसी के समय नादिर शाह ने भी हमला किया था अवध पर। ठीक है दोस्तों। मतलब शहादत खां के समय ही नादिर शाह ने हमला किया था अवध पर। लेकिन नादिर शाह को इसने कहा, ये जो आपके शहादत खान थे, ये नादिर शाह को बोले कि देखिए यहाँ अवध में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई धन नहीं मिलेगा। जो सारा धन जो है दिल्ली में है। ठीक है। और उस समय दिल्ली में मतलब मुग़ल बादशाह का राज था। तो ये बोले शहादत खान बोले नादिर शाह को, यहाँ अवध में कुछ भी नहीं है, जो आप दिल्ली में जाइए और दिल्ली में जाकर देखे वहाँ पर बहुत सा धन है। ठीक है। और फिर उस समय दिल्ली में शासक कौन कर रहा था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। यही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसी के समय मतलब कि मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह लूटपाट किए थे, और जो कोहिनूर हीरा और सिंहासन था सबको ले गए थे। वो सब आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो यही अवध के जो शासक थे, शहादत खान ने ही बोला था कि वो आए थे नादिर शाह पहले अवध को लूटने आए थे, लेकिन यहाँ पर ही बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जो दिल्ली में सारा धन है वहीं पर जाइए। तो उन दोनों के बीच बात हुआ था। इन दोनों के भी बात हुआ था। तब नादिर शाह ने बोला कि ठीक है, हम अभी दिल्ली तो जा रहे हैं, तुम्हारे कहने पे हम दिल्ली को लूटने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो हम आएंगे फिर, और फिर उसी समय तुमको मार डालेंगे। ठीक है। तो ये बोले कि ठीक है जाइए। तो इसी बात पे मतलब कि वो चले गए, नादिर शाह चले गए दिल्ली को लूटने। फिर वो गया, तो फिर जब नादिर शाह फिर दिल्ली में लूटने गया तो वो डर गया था। ठीक है। और फिर मतलब कि फिर तो वहाँ पर वो गया ना, तो वहाँ पर तो जैसे कि अब पढ़े ही हम लोग कि वहाँ पर कोहिनूर हीरा मिला और सिंहासन मिला, तो सब कुछ लूटने गया। तो लूटने के बाद ये नादिर शाह को लगा ना कि मतलब कि अवध का नवाब बेचारा कितना गरीब है, यही शहादत खान तो लोग बहुत गरीब है। तो रिटर्न होके आने लगा कि मेरे पास तो इतना चीज धन दौलत सोना चांदी सब कुछ लूट लिया था वहाँ से दिल्ली से। तो लौट कर आया फिर ना कि अवध में थोड़ा सा कुछ दे देते हैं। ठीक है कि दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पता चला अवध के नवाब को, शहादत खां को, कि वो आ रहा है। तो इनको क्या लग गया ना कि उसको वहाँ पर लगता है कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ हमको मारने आ रहा है। और यहीं पर उसके आने के डर से ही अपना आत्महत्या ही यहाँ पर कर लिए। लेकिन फिर वो आए तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर उनकी पत्नी को बहुत सा धन देकर फिर नादिर शाह वहाँ पर चले गए। ठीक है दोस्तों। तो फिर उसके बाद आपका उनके दो पुत्र थे। तो शहादत खान के दो पुत्र थे,
ठीक है। एक का नाम सफदर जंग था और एक था शुजाउद्दौला नाम था। ठीक है। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इन दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें सफदर जंग हार गए और शुजाउद्दौला जीत गया। ये वही शुजाउद्दौला है जो 1664 में बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना में से एक थे। एक आपके मतलब कि ये दिल्ली मुगल शासक हो गए, दिल्ली के मुगल शासक थे। एक जो थे आपका शाह आलम द्वितीय थे, और एक त्रिगुट सेना में आपका मीर कासिम थे, और एक ये शुजाउद्दौला, वही शुजाउद्दौला है। तो शहादत खां के दो पुत्र, दोनों के बीच ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। सफदर जंग और शुजाउद्दौला के बीच युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, जिसमें कौन जीता था? तो शुजाउद्दौला जीते। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद वाजिद अली शाह आए। ठीक है। वाजिद अली शाह थे और इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की ही पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 की क्रांति में अवध की तरफ से जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, वही है वाजिद शाह की पत्नी। तो अवध में हम लोग 3 शासक देखें अभी तक। एक पहला तो आपका शहादत खान हो गए, दूसरा शुजाउद्दौला हो गए, और तीसरा आपका वाजिद अली शाह। ठीक है। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल थी। ठीक है। इन्हीं को पेंशन नहीं मिल रहा था। ठीक है। इसीलिए ये अवध की तरफ से 1857 में अवध की तरफ से नेतृत्व की थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो बेगम हजरत महल थी, मतलब ये बहुत, इनको कुछ भी दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं था। इनका जो दासी लोग थी वो बोली थी कि महारानी लाइए, आपका हम ज्वेलरी जो होता है उसको सुखा देते हुई थी, छत पे सुखा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो उसका जो दासी था वो ले जाती थी छत पे सुखाने के लिए, और वहाँ से फिर उसको आधा रख लेती थी। दासी लोग कम लाती थी तो ये पूछती थी कि ये कम कैसे हो गया, तो इसको बोलता था कि सुखाए हैं ना महारानी, तो सुखाने के बाद इसका मात्रा कम हो गया, और ये मान भी लेती थी। तो ये इसकी बेगम हजरत महल के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग अवध तो अभी देख लिए शॉर्ट में, अब इसको हम लोग रीड करेंगे। 3 शासक हुए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शहादत खान, शुजाउद्दौला, और एक उसके बाद वाजिद अली शाह। तो 3 पढ़ दिया। अब हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे मैसूर की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। अवध। अवध 1722 में शहादत खान ने बुरहान उस हुल्क के द्वारा अवध की स्वायत्तता की शुरुआत की। ठीक है। अभी बता दिया आपको, स्थापना किया। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ईरान से आया था। ठीक है। 1739 करनाल का युद्ध नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। ठीक है। मोहम्मद शाह अभी बताया आपको, वही जो उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। इन दोनों के बीच कौन सा पूछेगा आपका कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो 1739 में करनाल का युद्ध। ठीक है। उत्तर भारत की लगभग सभी बड़ी शक्तियों को हराकर दिल्ली में भारी लूट व कत्लेआम मचाया। कौन? नादिर शाह। ठीक है। तथा शाहजहां का तख्ते ताऊत व उसमें जरा कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। तख्ते ताऊत जैसा कि बताएं, जो सिंहासन था उसको क्या किया? लूट कर, कोहिनूर हीरा ये सब लूट कर कौन ले गया? ईरान ले गया। कौन? नादिर शाह। ठीक है। शहादत खान ने नादिर शाह को अत्यधिक धन देने का वचन दिया, किंतु जब उसमें वह असमर्थ रहा तो दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। शहादत खान, वो जो कहानी बताया वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि उस आया था लूटने तो बोला यहाँ तो मेरे पास नहीं है, दिल्ली जाइए। तो वहाँ पर गया तो फिर वही देने आया था तो असमर्थ हुआ, तो उसी में वह आत्महत्या कर लिया। सफदर जंग न केवल अवध का नवाब बना बल्कि हिंदुस्तान का वजीर भी नियुक्त हुआ और नवाब वजीर कहलाया। इसने मराठों से समझौता किया कि वे सम्राट की रक्षा करें और उसके बदले मराठों की चौथ के अधिकार में वृद्धि की जाए। सफदर जंग वही है दोस्तों जो अभी मैंने बताया था कि शहादत खां का 2 पुत्र थे, सफदर जंग और शुजाउद्दौला। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और जीता कौन था? शुजाउद्दौला। तो सफदर जंग वही थे। अशफाकुद्दौला के समय अवध हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बनने लगी और इसी के कार्यकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित हुआ। वाजिद अली शाह जो संगीत व नृत्य में अधिक रुचि
रखते थे कथक नृत्य में के समय डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वही जो ये अवध को ले लिया कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी जो है। तो इसी के बाद इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो अभी आपको बता दी हैं। तो इसीलिए वो 1857 की क्रांति पे अवध की तरफ से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ ईस्वी हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ईस्वी है यहाँ पर लिखा हुआ। तो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें नादिर शाह कोहिनूर हिला ले गया था। 1740 में घेरिया का युद्ध हुआ था, तो किसके बीच? अलीवर्दी खां एवं सरफराज के बीच में, और जिसमें सरफराज मारा गया था। फिर 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध तो बता चुके हैं। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 इलाहाबाद की संधि, ये भी ऊपर बता दिए जब इलाहाबाद बता रहे थे। तो 1759 में बेदरा का युद्ध, ये भी ऊपर पहले हम लोग विदेशी कंपनियों के आगमन में 1759 को बेदरा का युद्ध में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें डच और अंग्रेज के बीच हुआ था और डच जो है हार गए थे। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गया था और अंग्रेज जीत गया था। अब देखते कुछ विशेष के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अवध को मराठा व अफगानों से बंगाल की रक्षा हेतु बफर स्टेट जैसा उपयोग किया। स्मरणीय है कि बफर स्टेज कूटनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और यह दो सामंतीशाली राज्यों के बीच अवस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग थोड़ा सा मैसूर पढ़ेंगे। ठीक है, अवध हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब आइए हम थोड़ा सा आपको मैसूर के बारे में बता देते हैं। मैसूर थोड़ा सा लंबा है, तो इसके बारे में पहले कहानी बता देते हैं, उसके बाद इसको पढ़ देंगे। देखिए कहानी थोड़ा अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा बताती हूँ, इसमें थोड़ा कम भी लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा उसमें बता दी हूँ, तो इसलिए सुनिएगा ध्यान से। मैसूर का स्थापना कौन किया था दोस्तों? तो आपका हैदर अली ने किया था। ठीक है, मैसूर की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया था। ठीक है, हैदर अली जो था ना एक योग्य राजा थे। हैदर अली कैसे थे? एक योग्य राजा थे और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और हैदर अली ने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और यही जो था ना, यही कारण बन गया क्या? अंग्रेज तथा मैसूर के बीच का लड़ाई का यही कारण बन गया, युद्ध का यही कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैसूर का संस्थापक हम लोग देख लिए कौन थे? हैदर अली थे। ठीक है, और हैदर अली कौन थे? एक बहुत ही योग्य शासक थे। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या करने लगे थे? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। फिर यही कारण हो गया कि अंग्रेज लोग देखे तो उसी के उन लोग को अच्छा नहीं लगा, तो इसी के दोनों के बीच में हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था दोस्तों? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। ठीक है, एक पहला आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। आगे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, अभी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ सुन लीजिए। तो 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कौन जीता था? तो हैदर अली जीते थे। ठीक है, और ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ था? तो मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा दोस्तों देखेंगे 1780 से 84 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, इसमें क्या हुआ था? तो हैदर अली मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, दूसरे याद रखेंगे, बहुत बार ये सब पूछता है कि हैदर अली कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे थे और टीपू सुल्तान इनके जो बेटे थे वो कौन से युद्ध में मारे गए थे। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली मारा गया था और ये जो है मंगलौर की संधि से इसे समाप्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे 1790 से 1792 से 92 तक हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, और फिर ये युद्ध जो है आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे 1799 में। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में ही क्या हुआ था? टीपू सुल्तान भी आपके मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान का
क्या था रोल। तो टीपू सुल्तान भी एक बहुत अच्छे योग शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे फ्रांसीसी के सहयोग से एक नया सेना का गठन करना चाहते थे। वो क्या करते थे, टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी के सहयोग से एक नया सेना का गठन करना चाहते थे। और इसी के लिए फिर वो फ्रांस के एक जैकोबियन क्लब, ठीक है, जैकोबियन क्लब क्या था दोस्तों, तो जो फ्रांस का जो है ना गरम दल था, जैकोबियन क्लब क्या था, फ्रांस का एक गरम दल था। और इसी में क्या किया ना, जैकोबियन क्लब के वे सदस्य बन गए थे। ठीक है, उन्होंने सदस्यता ले ली थी किसका, जैकोबियन क्लब का। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन थे ऐसे जो जैकोबियन क्लब की सदस्यता लिए थे। तो ऑप्शन में आपका टीपू सुल्तान रहेगा, तो उसको आंसर टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान क्या थे, जैकोबियन क्लब की सदस्यता लिए थे। जैकोबियन क्लब क्या था, तो एक फ्रांस का एक गरम दल था। ठीक है, टीपू सुल्तान का एक धार्मिक उदार शासक था। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था, शंकराचार्य द्वारा बनाया गया सिंगेरी पीठ जो कि मैसूर में है आपका। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। ठीक है, धार्मिक उदार के लिए शासक भी करते थे। और इसमें क्या कहते हैं, शंकराचार्य ने, आगे हम लोग पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में, तो उसमें देखेंगे कि शंकराचार्य ने 4 सिंगेरी पीठ का निर्माण किया था, जिसमें एक दो है आपका दक्षिण में था, मैसूर में सिंगेरी पीठ, जिसका उन्होंने क्या किया था, पूर्ण निर्माण किया था। ठीक है, जब शंकराचार्य का पढ़ेंगे तो उनका हम लोग देखेंगे 4 सिंगेरी पीठ था उनका, 4 जगह था। तो उसमें ही जो था सिंगेरी पीठ, तो मैसूर में जो था उनका ही क्या किए थे, पूर्ण निर्माण करवाए थे। और जो है टीपू सुल्तान की अंगूठी, टीपू सुल्तान जो अंगूठी पहनते थे ना, उस पर क्या लिखा हुआ रहता था, राम लिखा हुआ रहता था। टीपू सुल्तान के अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। और टीपू सुल्तान के तोपों का जो है ना आकार, तोप का जो उनका आकार था ना, उसमें शेर की तरह बना हुआ था कुछ। टीपू सुल्तान का जो तोप का आकार था वो कैसा था, शेर की तरह। और टीपू सुल्तान ने कहा था, टीपू सुल्तान का कथन सुनिए दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन जीना। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। टीपू सुल्तान का यह कहना था कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतना पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मैसूर के बारे में देख लेते हैं। मैं ओवरऑल आपको थोड़ा सा बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग इसको लाइन बाय लाइन रीड कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मैसूर। आइए हम लोग देखते हैं मैसूर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष मतलब उसके हटने के बाद खंडहर पर मैसूर राज्य की स्थापना हुआ। मैसूर कहाँ पे दोस्तों, तो नीचे में देखना पड़ेगा हम लोग को, मैप में देखेंगे तो नीचे में है। अब विजयनगर जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि विजयनगर और बहमनी 2 भागों में बटा था, तो विजयनगर नीचे वाला पार्ट था। तो विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष मतलब उसके बाद, ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसी के जगह पर आपका मैसूर राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, जहाँ पर पहले कौन थे, वडियार वंश का शासक था। पहले किसका था, वडियार वंश का शासन था सॉरी। हैदर अली जो है अपनी प्रतिमा व योग्यता के बल पर साधारण सिपाही से 1761 ईस्वी में मैसूर का राजा बन गया। पहले हैदर अली कौन थे, पहले वो क्या थे, एक साधारण सिपाही थे। ठीक है, फिर क्या थे, अपने योग्यता, वो उनमें इतना योग्यता था कि उसके बल पर वो 1761 में मैसूर का राजा बन गए। और कुछ ही समय में मैसूर की गिनती भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में की जाने लगी। जैसे कि अभी हम आपको बता दी कि हैदर अली क्या थे, एक बहुत ही योग्य शासक थे और धीरे धीरे क्या करना चाहते थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ था, ये आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देखे हैं कि हैदर अली क्या थे, एक बहुत ही योग्य शासक थे। ठीक है, और 1761 में धीरे धीरे अपने योग्यता के बल पर मैसूर का राजा बन गए। और कुछ ही समय बाद वो क्या कर दिए, मैसूर की गिनती जो है मराठा के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों में की जाने लगी। अब देखते हैं
हैदर ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इसको याद कर लीजिए। पूछ देगा कि डिंडीगुल नामक शस्त्रागार की स्थापना किसने की, तो हैदर अली। अंग्रेजों ने हैदर के कार्यकाल में 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अभी इसको हम बता चुके हैं दोस्तों शॉर्ट में कि पहला मतलब कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1769 में, जिसमें हैदर का पलड़ा भारी रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों व हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया था, किंतु हैदर ने चालाकी से उन्हें अपने पक्ष में ले लिया। जैसा कि अभी हम आपको बता दिए कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था, तो हैदर अली ही जीते थे। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, देख लेते हैं कैसे, किस नीति से जीते थे। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। हुआ था जिसमें हैदर अली का पलड़ा भारी था, ठीक है दोस्तों। इस कारण अंग्रेज लोग देखा कि हैदर अली का पलड़ा क्या है यहाँ पर, भारी, और इसी कारण क्या किया अंग्रेजों ने ना, मराठा और हैदराबाद के निजाम को क्या कर लिया, अपने में मिलाने का प्रयास किया। लेकिन हैदर अली क्या किए, चालाकी से उनको अपने पक्ष में ही मिला लिए, इसीलिए जीत गए। लेकिन दूसरा में क्या होगा देखिएगा दोस्तों, यही लोग उनको, हैदर अली को धोखा दे देंगे, इसीलिए वो उसी में उनकी मृत्यु हो जाएगी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 में हुआ था, अभी बता दिए थे, लड़ा गया। और इस युद्ध में भी कई स्थानों पर हैदर अली विजयी रहे थे, किंतु पोर्टोनोवा में हैदर अली की हार हुई, जहां ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सेनापति आयरकुट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ था, पोर्टोनोवा में हैदर अली हार गए थे, जीत रहे थे वो। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हैदर अली कई युद्ध में विजयी रहे थे, लेकिन कहाँ पर जाकर थोड़ा सा धीमे पड़ गए, तो पोर्टोनोवा में हैदर अली की हार हो गई, जहाँ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सर आयरकुट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के दौरान हैदर अली की आकस्मिक मृत्यु हो गई। और जैसा कि अभी बता दिए कि याद रखेंगे कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देखेंगे इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की आकस्मिक मृत्यु हो गई, और टीपू सुल्तान के नेतृत्व, और फिर क्या किया, टीपू सुल्तान ने नेतृत्व को संभालना पड़ा। फिर युद्ध विराम के लिए 1784 में मंगलौर की संधि हुआ। जैसे कि बता दिए थे, पहला वाला किससे था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, और दूसरा मंगलौर की संधि से। ठीक है दोस्तों, तो अब तो हैदर अली की यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो अब आगे कौन, आपके टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। हम इसको सब पहले बता चुके हैं दोस्तों, एक छोटा सा कहानी के रूप में। टीपू सुल्तान ने मैसूर को आधुनिक प्रशासनिक इकाई के रूप में ढालने का प्रयास किया, और इसी के संदर्भ में आधुनिक कैलेंडर व नई मुद्रा प्रणाली को अपनाया। टीपू ने व्यापारिक प्रगति हेतु दूत विदेशियों में भी भेजे तथा मालाबार में एक आधुनिक बंदरगाह टीपू ने व्यापारिक प्रगति हेतु दूत विदेशों में भी भेजे तथा मालाबार में एक आधुनिक बंदरगाह व नौसेना स्थापित करने की योजना बनाई। ठीक है दोस्तों, टीपू फ्रांसीसियों से बेहतर संबंध रखना चाहते थे, जैसा कि अभी हम आपको बता दिए थे, जैकोबियन क्लब का वहीं से किए थे। तो टीपू फ्रांसीसियों से बेहतर संबंध रखना चाहते थे, जिससे अंग्रेज आशंकित हो गए थे, और दोनों ने मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध ना छेड़ दिए। दोनों मिलकर क्या किए, अंग्रेजों के विरुद्ध, जैसे कि ये टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी दोनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए। उल्लेखनीय है कि टीपू फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन था। उसने न केवल श्रीरंगपट्टनम के किले में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, बल्कि वह फ्रांस के क्रांतिकारी संगठन जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की। अभी इसको बता दिए। और नागरिक टीपू कहलाया, और क्या कहलाए, वहाँ के नागरिक टीपू कहलाए। यहाँ पर बता दिए थे दोस्तों कि उनका क्या था, फ्रांस से वो जो है ना बेहतर संबंध रखना चाहते थे। ठीक है, और फ्रांस और खुद मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध योजना भी बनाए थे युद्ध के लिए। और उसके बाद क्या किए थे कि आपको फ्रांसीकारी जो था जैकोबियन क्लब क्या था, एक गरम दल में का सदस्य उसमें रहते थे।
तो क्या किए फिर, जैकोबियन क्लब का सदस्यता भी ग्रहण किए थे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, ठीक है। 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली जीते थे, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्या था, इसका मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फिर 1780 से 84 में आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, और जिसमें क्या मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा 1790 से 92 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथा 1799 में था जिसमें टीपू सुल्तान नहीं का मृत्यु हो गया था, तो इसलिए उसमें कोई संधि नहीं हुआ था। फिर से देखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका तीसरा के बारे में, तीसरा आंग्ल मैसूर 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों और निजाम के सहयोग से अंग्रेजों ने टीपू को कड़ी शिकस्त दी। फिर क्या हुआ, अंग्रेज, मराठा और निजाम जो है, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जो इनके पिता के साथ धोखा देने वाले थे, लेकिन वो अपने बुद्धि लगा करके जो उसमें जीते थे, ये वही है। मराठों और निजाम के सहयोग से अंग्रेजों ने टीपू को कड़ी शिकस्त दी और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा अंग्रेजों को उनके साथियों को लगभग आधा साम्राज्य व आर्थिक दंड देना पड़ा। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं। नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। 1799 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, और उसे टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने को कहा। जैसा कि हम लोग ये पहले भी आगे पढ़ेंगे कि वेलेस्ली क्या लाया था, सहायक संधि, जिसको हम लोग एक लाइन में ऐसे बोलते हैं तो याद रहता है कि वेलेस्ली की सहायक संधि। तो आपके पास जब भी ये सवाल आएगा कि सहायक संधि कौन लाया था, तो वेलेस्ली, क्योंकि इसको हम लोग मिलाकर ही शुरू से याद करेंगे, ऐसे हमको अलग से याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वेलेस्ली की सहायक संधि, तो कभी भी आपको ये तोड़ कर मिल जाएगा वर्ड कि सहायक संधि भारत में कौन लाया था, तो वेलेस्ली, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं तो क्या किया, वेलेस्ली आया तो उसने क्या किया, टीपू को क्या बोला कि सहायक संधि स्वीकार करने को कहा, किंतु टीपू ने इनकार कर दिया। टीपू ने इनकार कर दिया। तो टीपू के इनकार के बाद 1799 में चौथे व अंतिम युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ते हुए टीपू शहीद हो गए, ठीक है। फिर जब वो इनकार कर दिए तो क्या हुआ, चौथा जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। विशेष देखते हैं, टीपू सुल्तान को यह श्रेय जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने ही पहली बार रॉकेट का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर टीपू किसको यह श्रेय जाता है, टीपू सुल्तान को ही श्रेय जाता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में रॉकेट का प्रयोग कौन किया था सबसे पहले, तो टीपू सुल्तान। हालांकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही इनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। मराठों द्वारा क्षतिग्रस्त शारदा देवी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी आर्थिक सहायता दी थी। इसके अभी हम लोग पहले भी बता दिए थे कि जो अभी मैसूर में था आपका ये शंकराचार्य का जो बनाया हुआ था सिंगेरी पीठ, उसमें भी ये क्या किए थे, उसका भी पुनर्निर्माण किए थे। और यहाँ पे शारदा देवी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार में सहायता किए थे। फिर से आइए दोस्तों, फिर से हम लोग इतना ना रिवीजन कर लेंगे कि हम लोग को याद ही रहेगा ये। फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में हैदर अली जीते थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था दूसरा में, और पहला में मद्रास की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में हुआ था, जिसमें टीपू हार गए थे, ठीक है। और तीसरा में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया था, कॉर्नवालिस थे उस समय। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था, जिसमें आपका ये 1799 में ही टीपू सुल्तान शहीद हुए थे।
याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग फिर से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे तो अब ये हम लोग आज क्या पढ़े, अब तो ये ख़त्म हो गया। आगे हम लोग देखिए मराठा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़े अवध के बारे में और मैसूर के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे मैं फिर मराठा का वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू दोस्तों।